हेलो एवरीवन। संत गाहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट सरगुजा छत्तीसगढ़ के क्षेत्राधिकार में आने वाले गवर्नमेंट कॉलेज डुमरिया जरही डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मैं अर्पणा एक्का असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी आज एमए सेकेंड सेमेस्टर के थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी पेपर के यूनिट 4 के एक टॉपिक एथनोमेथोडोलॉजी पर आपसे चर्चा करूँगी। एथनोमेथोडोलॉजी फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोचेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो चलिए आज इसे समझते हैं कि ये क्या है। इससे पहले हमने फिनोमिनोलॉजी पढ़ा। फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोचेस में ही एथनोमेथोडोलॉजी आता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह भी सूक्ष्म समाजशास्त्र का एक अंग है। तो सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ को देख लेते हैं, जिसमें एथनो का अर्थ है लोग, जनसाधारण या पीपल। मेथड का अर्थ है पद्धति, प्रविधि या विधि। लॉजी का अर्थ है विज्ञान या एक सिस्टमैटिक स्टडी या शास्त्र, अर्थात इसका अर्थ हुआ लोक विधि विज्ञान, या इसे नृ जाति पद्धति शास्त्र भी कहते हैं। अर्थात जनसाधारण द्वारा अपनी दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रयुक्त किए जाने वाली विधियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय है एथनोमेथोडोलॉजी। यहाँ नीचे देख लेते हैं। एथनोमेथोडोलॉजी अपने अध्ययन क्षेत्र में सहभागी अवलोकन करता हुआ इस तथ्य की खोज करता है कि किस भांति लोग दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में धारणाओं को जोड़ देते हैं तथा इन धारणाओं को बनाए रखने के लिए एवं निरंतरता के लिए किन विधियों को काम में लाते हैं। इन विधियों का अध्ययन ही एथनोमेथोडोलॉजी करती है। इसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे लिखा है अध्ययन क्षेत्र में, मतलब कोई भी अध्ययनकर्ता या रिसर्चर सहभागी अवलोकन करता हुआ, मतलब जिस भी जगह या क्षेत्र या एरिया विशेष का वो अध्ययन कर रहा है उसमें उसे सहभागी अवलोकन करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा और वहाँ जाके उसे देखना पड़ेगा, फैक्ट को खोजना पड़ेगा कि किस तरह लोग अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जो भी कार्य करते हैं उसमें हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ धारणाएं होती हैं, हर कुछ ना कुछ अनुमान होते हैं, संभावनाएं होती हैं, जिसको वो सही मानता है, यथार्थ मानता है, वास्तविक मानता है। और उस वास्तविकता को बनाए रखने के लिए वो क्या क्या करता है, किन किन विधियों या मेथड का यूज़ करता है, उस मेथड को का जो एक वैज्ञानिक अध्ययन है वो एथनोमेथोडोलॉजी करता है। मतलब एथनोमेथोडोलॉजी कुल मिलाकर लोगों की धारणाओं पर जोर देता हुआ यह देखता है कि लोग इन धारणाओं को बनाए रखने और निरंतरता देने में किन किन विधियों को काम में लेते हैं, किन किन मेथड को यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में। इसका स्टडी ही एथनोमेथोडोलॉजी करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, सपोज दैट किसी फैमिली में कोई लड़की है, वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ ये जाति व्यवस्था पे हमारा फैमिली बिलीव करता है या नहीं करता है, आप मानते हो क्या ये जाति, उच्च जाति, नीची जाति ऐसा कुछ होता है। और उसकी माँ कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन अगर उसकी बेटी खुद कहे कि ठीक है मुझे किसी दूसरे या निजी जाति में मुझे शादी करनी है, मुझे ये पसंद है, तो उनके घर वाले उसके अगेंस्ट जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो उनकी जो धारणा है उस धारणा को बनाए रखने के लिए कुछ कुछ प्रविधियों को काम में लेंगे। वो बोलेंगे, अपने समाज की बात करेंगे, अपने धर्म की बात करेंगे, या अपनी एक जाति की बात करेंगे कि हमारी जाति हमसे ये करवा सकती है, हमसे बात नहीं करेगी, हमें ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा। मतलब बहुत सारी ऐसे कुछ कुछ वो अपने अंदर जो धारणा है उसको सही प्रूफ करने के लिए कुछ ऐसी विधि या मेथड यूज़ करेंगे जिससे वो लड़की जो है वो उस ओर ना जाए, उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो यही है धारणा जिसको वो बनाए रखने के लिए कुछ विधियों, चाहे वो कोई कुछ भी हो, उसको प्रयोग में लाएंगे। जैसे कुछ और एग्जाम्पल भी हम जैसे ले लेते हैं। मान के चलिए कोई लड़की ही है, घर पे लड़की और लड़के दोनों भाई बहन हैं। अगर कोई फ्रेंड्स आए उनके और वो बोलते हैं कि चलो हम लोग नाइट पार्टी करेंगे, नाइट में चिल आउट करेंगे, तो उनके घर में
लड़का और लड़की में भेद नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे दोनों को मना किया जाएगा कि नहीं, रात में नहीं जाना है। उनकी एक धारणा है कि रात में नहीं घूमना चाहिए, रात में अच्छे लोग नहीं घूमते हैं, तो वो उस धारणा को बनाए रखने के लिए उन्हें रोकेंगे। और फिर भी अगर ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो वो एक बार लड़के को अलाउ कर लेंगे, लेकिन लड़कियों को उसके लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो यही एक धारणा है जो लोगों को उस धारणा को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे मेथड या ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं, और इसी विधि का अध्ययन करता है एथनोमेट्रोलॉजी। अब जो भी रिसर्चर है, जो भी अध्ययन करता है, उसे इसका अध्ययन करने के लिए सहभागी अवलोकन करना होगा। कि सहभागी अवलोकन के द्वारा ही उसे समझ में आएगा कि लोग अपनी जो दिनचर्या है, जो दिन प्रतिदिन का जीवन है, उसमें किन किन धारणाओं को बनाए रखने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे एथनोमेट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है व्यक्ति का अनुभव और उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाली विधि, जो अपनी धारणाओं को वो बनाए रखने के लिए करता है। और इसे ही आत्मवाचक क्रिया भी कहा गया है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेट्रोलॉजी में कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना है। दोनों ही सूक्ष्म समाजशास्त्र के का अंग है, और दोनों ही व्यक्तिनिष्ठवाद को प्रीफर करते हैं, और दोनों ही व्यक्ति के अनुभव की बात करते हैं। पर डिफरेंस ये है, ये व्यक्ति के अनुभव के द्वारा व्यक्ति जो अपनी धारणाओं में को निरंतरता देने के लिए जिस विधि का प्रयोग करता है वो एथनोमेथोडोलॉजी है, और उसके अलावा जो फिनोमिनोलॉजी है वो दुनिया की वास्तविकता को जानने का प्रयास करता है, और उसके लिए उन्होंने व्यक्ति के अनुभव को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है कि व्यक्ति किसी भी घटना का क्या अर्थ निकालता है। तो दोनों में कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना है। आई होप आपको एथनोमेट्रोलॉजी समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं इस एथनोमेट्रोलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ एथनोमेट्रोलॉजी किसे कहा जाता है। हेरोल्ड गॉर्फिंकल को एथनोमेट्रोलॉजी का जनक माना जाता है। इनका जन्म 1917 में अमेरिका में हुआ था, और इनकी मृत्यु 2011 में कैलिफोर्निया यूएस में हुई थी। ये अल्फ्रेड शूट्स और टॉलकट पार्सन्स के शिष्य रहे हैं। अतः फिनोमिनोलॉजी और सामाजिक क्रिया की सिद्धांत दोनों की छाप इनके थ्योरी में देखी जा सकती है। गॉर्फिंकल ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर एथनोमेट्रोलॉजी विकसित किया था, और 1967 में इनकी बुक स्टडीज़ इन एथनोमेट्रोलॉजी प्रकाशित हुई। यह एक ऐतिहासिक कृति थी, और इसमें इन्होंने वृहद स्तरीय समाज शास्त्रीय और वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों की आलोचना की, और व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का विवेचन करने वाली विधियों को अपने अध्ययन का केंद्रीय विषय बनाया। इन्होंने दुर्खिम के सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट की भी आलोचना करते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि व्यक्तियों के लिए वस्तुनिष्ठ सामाजिक तथ्य ही समाज है, और गारफिंकल का तर्क अलग है। उनका कहना है कि सामाजिक तथ्य अपने आप में कुछ नहीं है, उनका निर्माण और अस्तित्व तो व्यक्तियों के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर निर्भर करता है। और इससे गारफिंकल का तात्पर्य यह है कि सामाजिक तथ्य को लोग अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार द्वारा वैधता देते हैं, मतलब उसे स्वीकृति देते हैं, और जो कुछ सामाजिक तथ्य है उनका अर्थ व्यक्ति ही लगाते हैं। अतः एथनोमेथोडोलॉजी भी व्यक्ति के अनुभव अर्थात व्यक्तिनिष्ठवाद को प्रीफर करता है। इनकी सेकंड बुक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी। ये दोनों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजीली याद भी हो जाएंगे, और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। इनकी मृत्यु हुई थी 21 अप्रैल 2011 को कैलिफोर्निया यूएस में। आगे देखते हैं एथनोमेट्रोलॉजी की अवधारणा क्या है। तो फर्स्ट है आत्मवाचक क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझ लेते हैं। आत्मवाचक, आत्म मतलब स्व, सेल्फ, हम खुद, स्वयं। वाचक मतलब हमारी स्वयं की जो धारणा है। यहाँ मैंने कर्मकांड और पूजा पाठ इसलिए लिखा है ताकि आपको इजी हो समझने में। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारी कभी कुछ ऐसी धारणा होती है जिसमें हमको इतना ज़्यादा विश्वास होता है, और वो ना हो तो भी हम अपने उस जो धारणा है उसको बनाए रखने के लिए कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, लोगों का विश्वास है कि वर्षा के लिए यज्ञ करने चाहिए ताकि अच्छे से वर्षा हो, अच्छे से बारिश हो, और इससे इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और अच्छी वर्षा हो जाती है।
यह विश्वास आत्मवाचक है। अब इससे चलकर जब लोग यज्ञ करते हैं और करने के बावजूद जब वर्षा नहीं होती है तो इससे लोगों के विश्वास में कोई कमी नहीं आती है, बल्कि वे कुछ ना कुछ लॉजिक दे देते हैं इसके पीछे कि हमारी यज्ञ ही पूरी निष्ठा से नहीं किया था या विधिवत नहीं हुआ था, कुछ ना कुछ कमी रही होगी, इस कारण वर्षा नहीं हुई। मतलब प्रत्येक स्थिति में आत्मवाचक जो व्यक्ति की होती है वो उनके अस्तित्व में बनी ही रहती है और उनका ऐसा विश्वास उनको बनाए रखता है, उसे सुदृढ़ता देता है। और उस स्थिति में भी होता है जब विश्वास के अनुसार उनका कार्य नहीं होता है, मतलब यथार्थ द्वारा भी झुठला दिया जाता है, फिर भी वो उनके विश्वास में कोई कमी नहीं आती है। फॉर एग्जांपल हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो मुझे एग्ज़ाम में पास करा दे या फिर इस जॉब के लिए मुझे ये जॉब मुझे मिल जाए, उसमें मुझे नौकरी मिल जाए, और वो प्रे कर रहे हैं और फिर भी अगर उन्हें वो जॉब नहीं मिलता है तो इससे उस गॉड या भगवान के प्रति उनका विश्वास कम नहीं होता है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि हो सकता है कि मेरी प्रार्थना में कुछ कमी रही होगी या एग्ज़ाम में इस बार टफ आया या फिर जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोच के रखा हो। मतलब कोई भी वो अपनी जो आत्मवाचक जो धारणा है, वो स्वयं की जो धारणा है उसको सही प्रूफ करने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक लगा देते हैं और यथार्थ के अनुरूप नहीं होने पर भी लोगों का मन करता है कि ये घटनाएं गलत नहीं हो सकती, ये सही ही होगी, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा होगा। यही है आत्मवाचक क्रिया। ओके, अगला है सेकंड, संदर्भिता। इसे मैंने प्रतीक इसलिए कहा है क्योंकि आपको समझने में इजी हो, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। संदर्भिता का मतलब है कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी हमारे दैनिक जीवन में हम यूज़ करते हैं, कोई विधि का प्रयोग करते हैं, उसमें उसका हमारा कोई ना कोई मीनिंग या संदर्भ जरूर रहता है। उस संदर्भ, जैसे अगर कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास गया है, फॉर एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, तो डॉक्टर उसे एक टैबलेट्स देंगे, एक गोली देंगे, वो गोली देंगे, बोलेंगे सुबह एक खा लेना, शाम को एक खा लेना, और ये एक एग्जाम्पल हुआ। लेकिन यहीं पे अगर कोई बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता और उसकी माँ उन्हें ज़बरदस्ती स्कूल भेजती है, तो वहाँ की जो मैडम है, वो जो टीचर है, वो उसे देती है एक गोली, वो एक अलग गोली हुआ। अगर कोई क्रिमिनल है, उसे किसी क्राइम को अंजाम देना है और वो अपनी गोली का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों जगह 3-3 गोली हमने कहा, लेकिन सबका संदर्भ अलग अलग था। डॉक्टर ने जो गोली दी वो उसका था, वो दवा के रूप में यूज़ हुआ, वो मेडिसिन के रूप में हुआ। टीचर ने जो गोली दी वो एक मीठी टॉफ़ी हुई जिसे उन्होंने गोली कहा। और जो गोली की हम बात कर रहे हैं वो एक गन से जो शूट करते हैं किसी को, तो वो गोली यूज़ होती है। तो वो जो पिस्तौल में जो लगती है, तो ये जो तीनों जगह जो गोली यूज़ हुआ, ये अलग अलग जगह एक ही शब्द हुए, लेकिन उसके संदर्भ जो हैं वो अलग अलग थे। इसी प्रकार अगर हम जैसे एथनोमेथनोलॉजी का तर्क है कि हम जो भी प्रतीक करते हैं, जैसे हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, दांत भींचते हैं, इन सभी का अर्थ किसी न किसी संदर्भ में होता है। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, हम अंतःक्रियाओं में प्रतीकों का अर्थ निकालें कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, उन प्रतीकों का क्या अर्थ है, उन प्रतीकों का जो अर्थ है वो संदर्भ युक्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हंसी कई तरह की होती है, कई बार व्यंग्यात्मक हंसी होती है, प्रशंसात्मक हंसी होती है, कई बार हम दुख में रो लेते हैं, कभी कभी हम खुशी में रो लेते हैं। तो इस प्रकार हंसी के जो विभिन्न प्रकार हैं उसको विशेष संदर्भ में अलग अलग तरीके विशेष संदर्भ में ही इसे सही तरीके से समझा जा सकता है कि उस हंसी का संदर्भ क्या था। तो संदर्भ से तात्पर्य है कि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसके पीछे हमारा करने का इंटेंशन क्या है या हमारा बोलने का इंटेंशन क्या है। जैसे कभी कभी 2 शब्द के ही अलग अलग मीनिंग निकल जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे गोली देखा, 3-3 बार वो गोली यूज हुए, लेकिन हर बार उस गोली का जो मीनिंग था, जो संदर्भ था, वो अलग था। तो इसे लिया गया है। ये भी एथनोमेथनोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हम देखेंगे चिंतनशीलता, जिसको मैं मीनिंग अकाउंट कहे हैं या फिर इसको विवरण और अभिप्राय भी कहते हैं। यहाँ पे जो भी क्रिया हो रही है लोगों के बीच, चाहे भाषा से चाहे प्रतीकों से, तो उसे हम
एक अकाउंटिंग और उसे चिंतन करके एक हम अकाउंटिंग करते जाते हैं और उसका फिर मीनिंग निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, कोई बच्चा कोई ड्राइंग कर रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है, उसने ड्राइंग में जो भी बनाया हो, चाहे घोड़ा बनाया हो, चाहे गाय बनाया हो, चाहे वो कोई लड़की बनाया हो, कोई औरत बनाया हो, तो हम और उसमें जो भी कलरिंग किया हो, तो उसे हम अगर उससे पूछें कि आपने ये क्या किया है, तो वो उसका अभिप्राय अपनी भाषा में या फिर मौखिक रूप से बताएगा कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ मैंने देखा, इसलिए मैंने ये चीज़ बनाया। जैसे अगर पेड़ की बात की जाए तो वो पेड़ में ग्रीन कलर ही लगाएगा, क्योंकि उन्होंने देखा है, अपने अनुभव से उसको जाना है, उसे चिंतन उसकी धारणा है कि पेड़ का अगर कोई कलर होता है तो वो ग्रीन ही होता है, और इस प्रकार से वो उस पेड़ का कलर ग्रीन ही करने की सोचेगा। तो इस प्रकार हम जो पार्टिसिपेट जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या फिर जो भी हम स्टडी कर रहे हैं लोगों की प्रवृत्तियों का, तो वो डे बाय डे उसे अपने चिंतन में लेके एक अकाउंटिंग करते जाएंगे और उस का मीनिंग निकालने की क्रिया करेंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है एथनोमेथोडोलॉजी में। ओके, अगला देखते हैं टीकात्मक व्यवहार, ब्लीचिंग एक्सपीरियंस। एथनोमेथोडोलॉजी इसका भी फेवर करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हम बहुत सारे ऐसा शब्द बोल लेते हैं जो हमें लगता है निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन एथनोमेथोडोलॉजी ये कहता है कि नहीं, उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमें चाय वाय पिलाओ, मुझे नींद वींद नहीं आ रही, मतलब ऐसा हम नींद का मतलब तो हमें पता है, लेकिन वींद का क्या मतलब होता है, चाय का मतलब तो हमें पता है, पर वाय का क्या मतलब होता है, तो इसे ही टीकात्मक व्यवहार कहा गया है। मतलब कई बार हम ऐसा कुछ निरर्थक शब्द बोल देते हैं जिसका अर्थ नहीं होता, लेकिन एथनोमेथोडोलॉजी कहता है कि इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे चाय वाय, चाय तो चाय है, टी है, लेकिन वाय का क्या अर्थ है कि हमें चाय के साथ कुछ और भी चाहिए, चाय बिस्किट या फिर मिक्सचर नमकीन जो भी। तो ये टीकात्मक व्यवहार मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो निरर्थक हमें लगता है लेकिन उसका भी जो अर्थ होता है। ओके, अगला देखते हैं। मैंने बार बार कहा सहभागी अवलोकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, क्योंकि हम लोगों की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में यूज़ होने वाली मेथड का स्टडी करना है, एथनोमेथोडोलॉजी है। तो इसके लिए कौन कौन से ऐसे अध्ययन की प्रविधि हो सकती है जिससे हम कर सकते हैं। तो पहला है खुली प्रश्नावली, गहन साक्षात्कार, सहभागी अवलोकन तो है ही, वीडियो टैपिंग, व्यक्तिगत अध्ययन, केस स्टडी जिसे कहते हैं, जीवन कथा आदि। इस प्रकार हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एथनोमेथोडोलॉजी गतिविधियों का अध्ययन करता है, ना कि गतिविधियों के बारे में कोई सिद्धांत है उसका। एथनोमेथोडोलॉजी का एकमात्र पर्पस है कि लोगों द्वारा जिस भी अपनी धारणा या जो अपने अनुमान हैं, जो अपनी संभावना है, उसको बनाए रखने के लिए जो भी मेथड यूज़ हो रहा है, उस मेथड के बारे में हमको जानना है, उस मेथड के बारे में हमको स्टडी करना है, ना कि उस मेथड के बाद कुछ अगर थ्योरी बनती है तो उसका स्टडी हमें नहीं करना है। मतलब इस विज्ञान एथनोमेथोडोलॉजी का अगर एक कंप्लीट अगर हम कहें मुहावरा, तो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसकी वास्तविकता का ज्ञान हमें होना चाहिए। और उसकी वास्तविकता का ज्ञान हमें कैसे होगा, तो वो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के गतिविधियों का स्टडी करके होगा, व्यक्ति के अनुभव से होगा, और व्यक्ति अपनी जो धारणा है, अपनी जो समाज है और समाज की संरचना है, उसके कुछ नियम उपनियम है, उसको बनाए रखने के लिए किन किन प्रविधियों को प्रयोग में लाता है जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, उस प्रविधियों का अध्ययन करता है एथनोमेथोडोलॉजी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।